स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपना जो 8th चैप्टर चला हुआ है, ठीक है, 8th क्लास का है, NCERT साइंस हम इसमें कर रहे हैं बेटा, ठीक है। उसका 8th चैप्टर हमने स्टार्ट किया स्टार्टिंग में ही, बाकी सीरीज में हम करते चलेंगे। तो इसमें इसका नाम क्या था? कोशिका, ठीक है। एक मिनट रुको, देखो ये क्या है बेटा? कोशिका, ठीक है। इसको हम कर रहे हैं संरचना एवं प्रकार, ये 8th चैप्टर। आज हम इसमें करेंगे अपना 8.4 टॉपिक, ओके। 8.4 टॉपिक है, हम 8.3 तक कर चुके हैं। और इसका नाम क्या है? जो हमारे चैप्टर का नाम है वही इसका नाम है, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। तो देखो आप पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जीव के अनेक अंग होते हैं। आप कक्षा 7th में पाचन अंगों के विषय में भी पढ़ चुके हो बेटा कि पाचन में कौन कौन से अंग कार्य करते हैं, जो सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र बनाते हैं। क्या क्या थे वो बेटा? उसमें होता है, पहले हम अपनी जीव का इस्तेमाल होता है, फिर क्या होता है, जीवा से गले में जाता है, गले से हमारे पास ग्रसनी होती है, ग्रसनी से हमारे अमाशय में, अमाशय से आंतों में, छोटी में, बड़ी में, ठीक है, इस तरीके से जाता है। किसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग कार्य कर, और बेटा देखो जितने भी अंग थे वो सब क्या कर रहे थे? अलग अलग कार्य कर रहे थे। जैसे कि पाचन, स्वांगीकरण और अवशोषण। पाचन, ठीक है, कौन कर रहा था? अमाशय में, आंतों में पाचन हो रहा था। स्वांगीकरण कहाँ होता? छोटी आंत में हो रहा था। अवशोषण, ठीक है, अवशोषण भी कहाँ पर हो रहा था? छोटी आंत में हो रहा था, ठीक है। इसी प्रकार विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट या विशेष प्रकार्य करते हैं, ठीक है। प्रकार्य मतलब कार्य। उदाहरण के लिए जड़ जल एवं खनिजों के अवशोषण में सहायता करती हैं। जो जड़ होती हैं वो जल के और खनिज लवण के अवशोषण में मदद करती हैं, ठीक है। पेड़ों के अंदर वो भी कोशिका की बनी हुई हैं, लेकिन जड़ों की कोशिकाएं अलग तरीके की पाएंगी, ठीक है। आपने कक्षा 7th में पढ़ा है कि पत्तियां जो है भोजन के संश्लेषण का कार्य करती हैं। तो भोजन के संश्लेषण में जो कोशिकाएं मदद करती हैं वो वहाँ पर पाएंगी, ठीक है। तो प्रत्येक अंग में क्या है? प्रत्येक अंग पुनः छोटे छोटे भागों से बना होता है, जिसे उत्तक कहते हैं। अब आपको क्या कहा है मैंने बेटा? देखो जैसे शरीर है, शरीर किससे मिलकर बना है बेटा? अंगों से। अब अंग भी क्या है? 1 मिनट बेटा, क्या है? जो प्रत्येक अंग है पुनः छोटे छोटे भागों में डिवाइड होता है। आप ऐसे करो, सबसे पहले कोशिका होती है, ठीक है। कोशिका के बाद क्या होते हैं? कोशिकाओं के समूह से क्या बनते हैं? उत्तक, ठीक है। फिर इन उत्तकों के समूह से क्या बनते हैं? अंग बनते हैं। और इन अंगों के मिलने से क्या बनता है? शरीर बनता है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, सबसे पहले कोशिका होती है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलने से उत्तक बनता है, फिर बहुत सारे उत्तकों के मिलने से अंग बनते हैं, और अंगों के मिलने से शरीर बनता है, ठीक है। तो उत्तक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो विशिष्ट कार्य करता है। तो देखो बेटा अब क्या बोला गया है? उत्तक क्या है? सबसे पहले हमने पढ़ी कोशिका, ठीक है। अब कोशिका जो थी, कई सारी एक जैसी ही कोशिकाएं जो एक ही प्रकार का कार्य करेंगी, वो उन सभी कोशिकाओं को मिलाकर जो बनता है वो कहलाता है उत्तक। याद रखना, उत्तक क्या है? एक समान कोशिकाओं का वह समूह जो एक ही तरीके का कार्य करता है, ठीक है, जो विशिष्ट कार्य करता है, उस समूह को उत्तक कहते हैं। पहेली को समझ में आ गया कि अंग उत्तक के बने होते हैं। अब तुम्हें पता चला जो तुम्हारे शरीर के विभिन्न अंग हैं वो किसके बने हुए हैं? उत्तकों के बने हुए हैं, ठीक है। अब उत्तक कोशिकाओं से बने हुए हैं, ठीक है। और सजीव की संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। समझ में आया? कोशिका से क्या बना है बेटा? उत्तक। उत्तक से क्या बने हैं? अंग। और अंगों से क्या बने हैं? शरीर बना है, सजीवों का, पौधों का, जंतुओं का, सभी का, ठीक है। अब हमें पता चल गया कार्य के आधार पर किस तरीके से हमारे शरीर में कोशिकाएं एक पूरे बड़े शरीर का निर्माण करती हैं। अब करते हैं कोशिकाओं के भाग की बात, ठीक है। कोशिकाओं के ऊपर तो पढ़ लिया उत्तक, अंग और शरीर। अब हम बात करते हैं कोशिका के अंदर के भागों की। तो कोशिका के भाग बेटा 3 होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ और बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि याद हो जाए। 3 भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, और ये क्या होता है बेटा? कोशिका द्रव्य। अब सबसे पहले हम इस कोशिका झिल्ली की बात करते हैं। इस कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। तो देखो कोशिका के मूल घटक कौन कौन से हैं? मूल घटक बोलो या भाग बोलो? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ठीक है। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। तो ये कोशिका झिल्ली है, इसी के अंदर केंद्रक और कोशिका द्रव्य होते हैं, ठीक है, घिरे हुए होते हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका की दूसरी कोशिका
एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। अब इस कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है? अब बेटा कोई शरीर है, उत्तक है, अंग है हमारा, अमाशय, अमाशय बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा एक जैसी, तो हर कोशिका को एक दूसरे से अलग करने का कार्य कौन करती है? कोशिका झिल्ली करती है। अब जैसे ये देखो बेटा, सभी अपने अपने घरों में रहते हैं, अगर बीच में दीवार नहीं होगी तो क्या किसी के घर एक दूसरे से अलग हो पाएंगे? नहीं ना। तो हर एक घरों के बीच में दीवारें होती हैं जो क्या करती हैं? एक घर को दूसरे घर से अलग करती हैं। ऐसे ही कोशिका की कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। ठीक है। अब कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है। और ये सरंध्र होती है। सरंध्र का मतलब क्या होता है बेटा? इसमें सारी की सारी ये कोशिकाएं, देखो 1 मिनट, ये कोशिका झिल्ली है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? ऐसे बीच बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये देख रहे हो ना, जो मैं छोटे छोटे छिद्र बना रही हूँ इसमें, ये इस तरीके से सरंध्र होती है। इसमें बीच बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो क्या करते हैं? इसके बीच में से, जैसे यहाँ से 1 मिनट, ये देखो, यहाँ से कुछ चीज़ जो है अंदर चली जाएगी, लेकिन कौन सी चीज़ जाएगी ये डिसाइड करेगी कोशिका झिल्ली कि कौन सी कोशिका के लिए ज़रूरत है और कौन सी कोशिका से बाहर जाने की ज़रूरत है चीज़ों की। ठीक है। तो सरंध्र उसको बोलते हैं कि इसमें क्या है? छोटे छोटे छिद्र भी हैं। किसके अंदर? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के अंदर। अब आगे देखो, विभिन्न पदार्थों के कोशिकाओं के आवागमन का नियमन करती है। अब क्या बोला है कि जो कोशिका की झिल्ली होती है ये क्या करती है? सरंध्र होती है, जो क्या करती है? कौन से पदार्थ इसके अंदर आएंगे कोशिका के, कौन से बाहर जाएंगे, उनका ये नियंत्रण करती है। अब आगे देखो क्या दिया गया है बेटा, ये क्रियाकलाप दिया है। किसी कोशिका के मूल संघटकों का परीक्षण करने के लिए तुम एक प्याज ले सकते हो, ऊपर की सूखी गुलाब की पत्ती के आवरण को हटा दो और क्या करोगे? गुलाब की पत्ती नहीं बेटा, गुलाबी परत, ठीक है, सूखी होती है ऊपर की, उसको हटा दो। आप इसे प्याज की सफ़ेद मांसल परत से चिमटी की सहायता से और अथवा अपने हाथ द्वारा भी अलग कर सकते हैं। आप प्याज को तोड़कर भी इसकी परत झिल्ली को अलग कर सकते हैं। प्याज की झिल्ली एक छोटा सा टुकड़ा कांच की स्लाइड पर जल की बूंद में रख दो। अब पतली सी झिल्ली को ब्लेड से या चिमटे की सहायता से छोटे से टुकड़े में काट लो। इस पर मिथाइल ब्लू, ठीक है, जैसे उसमें हमने गिरा था ना, क्या गिरा था उसमें? सैफ्रामाइन। इसमें हम मिथाइल ब्लू गिर रहे हैं कि बूंद डाल देते हैं। ठीक है। और क्या करते हैं? कवर स्लिप रख देते हैं उसके ऊपर। मतलब देखो ये स्लाइड है, इसके ऊपर हमने वो चिमटी से काट कर एक प्याज का छोटा सा झिल्ली का टुकड़ा रखा, उस पर हमने क्या किया? एक बूंद डाल दी मिथाइल ब्लू की, जो इसको क्या कर देगी? थोड़ा सा डार्क गहरे नीले से रंग का कर देगी। फिर उसके ऊपर हम फिर से एक स्लाइड रख देंगे जो इसको एकदम मुड़ने नहीं देगी, चपटा रहने देगी। अब क्या होगा? इससे क्या होगा? जो हमने ये स्लाइड इसके ऊपर रखी है वो इस जो हमने बूंदें घेरी हैं तो वो क्या करेगी? उसको बुलबुले को ख़त्म कर देगी अगर बीच में कोई पानी का बनता है तो। ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड को देखने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या पाते हैं ये देखते हैं। देखो तो हमें कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली कहलाती है। देखो जो ये सीमाएं दिख रही हैं ना, ये एक कोशिका को दूसरी से अलग कर रही हैं। ये अलग कोशिका है, ये पूरी एक अलग है, ये वाली एक अलग है, ये अलग है। तो ये जो दीवारें हैं इन्हीं को ही कोशिका झिल्ली बोला गया है। ये एक दूसरे को अलग कर रही हैं, जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। और बेटा देखो ये देखने में तो यहाँ पर सिंगल लग रही है, लेकिन यहाँ पर ये 2 परत होती हैं। इसके बाहर क्या है? क्योंकि ये पौधे से प्राप्त है ना, तो पौधे से जो भी वस्तुएं प्राप्त होती है उनके चारों तरफ क्या होता है? एक और झिल्ली के बाहर एक और आवरण होता है जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है। देखो ये गोलाकार संरचना होती है और घनी मतलब कि बहुत ज़्यादा सघन होती है, ठोस सी, थोड़ी सी तरल, ज़्यादा गाढ़े वाला तरल होता है इसमें। ठीक है, जिसे केंद्रक कहते हैं। अब केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य में जो होता है बेटा, केंद्रक का ये रहा और ये कोशिका झिल्ली। अब इन दोनों के मध्य में तो ये हिस्सा है, तो इसमें क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, एक जेली के समान का पदार्थ होता है, ये एक जेली जैसा होता है। ठीक है, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब यहाँ पर बूजो कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि पौधों की कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों होती है। ये मैं आपको अपनी पिछली वाली वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ बेटा। अगर किसी ने नहीं देखी है अभी भी तो वो अपनी, मैं वीडियो का लिंक नीचे दे दूँगी, वहाँ से देख लेना। ठीक है, अब कोशिका भित्ति का कार्य होता क्या है, ये नहीं तो जो बच्चे देख चुके हैं बेटा वो मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है। ठीक है, इससे तुम्हारी भी अच्छे से लर्निंग हो जाएगी। देखो यहाँ पर
हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली क्या करती है, कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक भारी मोटी परत भी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। ये सिर्फ पौधों में पाई जाती है और इसके अलावा कुछ जीवों में भी पाई जाती है, वो भी हम अपनी लास्ट वर्कशीट में पढ़ चुके हैं बेटा। उसको भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओगे, इन दोनों को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करके बताओगे। ठीक है, कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक होती है। अब पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायुमंडलीय नमी इत्यादि आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। देखो बाकी तो मैंने तुम्हें बोला है लिखने को, यहाँ पर भी आपको बता दिया है कि क्या क्या करती है ये। ठीक है, आप ये बताना मुझे कि कोशिका भित्ति पौधों के अलावा और किस जीव में पाई जाती है। बाकी पहले वाले क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ पर बता ही दिया बेटा इन्होंने कि तापमान जो होता है, बदलते तापमान से बचाने के लिए तीव्र गति से चलने वाली हवा से, वायुमंडलीय जो नमी होती है, उन सब से इसको क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है कोशिका भित्ति। किसको, पौधों को और उन जीवों को जिनमें ये पाई जाती है। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित है क्योंकि वे चल नहीं सकते। अब देखो बेटा वो क्या होते हैं, अगर वो एक जगह पर रहेंगे और ये सब चीज़ें हैं तो वो प्रभावित होंगे, तो इन सभी से बचाने के लिए क्या होगा, ये उनकी सुरक्षा प्रदान करेगी। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित हैं क्योंकि वे चल नहीं सकते हैं। कोशिकाओं का परीक्षण ट्रोडेस्किया, इलोडिया और रोइयो की पत्ती की झिल्ली में किया जा सकता है। अब देखो कोशिकाओं का परीक्षण किससे किया जा सकता है, ट्राडेस्किया, इलोडिया अथवा रोइयो की पत्ती की झिल्ली में किया जा सकता है। मतलब कि हम कोशिका की झिल्ली का परीक्षण करना चाहते तो इन पौधों की पत्तियों में हम ये कर सकते हैं। आप इनकी स्लाइड भी उसी प्रकार बना सकते हैं जैसे हमने एक प्याज की स्लाइड बनाई थी। ठीक है, पहेली ने बूझों से पूछा कि क्या वह जंतु कोशिका का भी परीक्षण कर सकते हैं। अब पहेली बूझती है तो बेटा हाँ हम उसका परीक्षण भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब देखो एक स्वच्छ दांत खोदनी, टूथपिक जिसको बोलते हैं, अथवा माचिस की तीली जिसका मसाले वाला सिरा तोड़कर हटा कर दिया गया हो, इसकी सहायता से आप अपने गाल की जो आंतरिक परत होती है ना उसको धीरे से खुरचिए। या कई बार क्या होता है हमारी दांतों के नीचे कट जाती है तो छोटी सी खाल निकल कर आती है बाहर, तो उसी को हम क्या करेंगे, कांच की स्लाइड पर रख सकते हैं और उस पर हम आयोडीन विलयन की बूंदें डालेंगे जिससे उसमें क्या आ जाएगा, कलर। ठीक है, जो हमें क्या दिखाएगा, अलग अलग सब कुछ दिखा देगा। ठीक है, इसको फिर क्या किया, कवर स्लिप से कवर कर दिया। ओके, फिर आयोडीन विलयन के स्थान पर मिथाइल ब्लू की 1-2 बूंद भी डाल सकते हैं हम। ये याद रखना क्या क्या डाल सकते हैं, आयोडीन भी और मिथाइल ब्लू भी। सूक्ष्मदर्शी के नीचे इसका परीक्षण कीजिए, आपको खुरची हुई परत में अनेक कोशिकाएं दिखाई देती हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को पहचान सकते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, तो आप देखोगे कि कोशिका भित्ति तुम्हें इस वाली में नहीं दिखाई देगी जबकि इसमें दिखाई देगी। ठीक है, इसमें तुम्हें केंद्रक और कोशिका द्रव्य ये दिखाई देंगे। ठीक है, और कोशिका झिल्ली दिखाई देगी। अब यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरीके की होती है। यहाँ पर अब देखो ये आपकी एक कोशिका है, ऐसी बहुत सारी कोशिका एक दूसरे से अटैच होती है जिसमें ये केंद्रक होता है, ये बाहर वाली कोशिका झिल्ली होती है और बीच वाला हिस्सा ये कोशिका द्रव्य होता है। ये मनुष्य के गाल की या कपोल की कोशिकाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा क्या है, ये कोशिका द्रव्य क्या होता है। अब कोशिका द्रव्य के बारे में जानते हैं। यह एक जेली जैसा पदार्थ है, ठीक है, जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिका अंग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान देना बेटा, ये केंद्रक, ये कोशिका झिल्ली, ये कोशिका द्रव्य। अब इस कोशिका द्रव्य में जो अन्य अंग हैं जो इस कोशिका के अलग अलग कार्य करने में मदद करते हैं वो इस हिस्से में ही पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में। उनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे अपनी 9th क्लास में। ठीक है, और हो सकता है थोड़ा बहुत अब भी जान ले हम। तो यह है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, राइबोसोम इत्यादि। ठीक है, आप इनके विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। ओके, देखो केंद्रक क्या होता है। अब बारी आती है तीसरे भाग की, केंद्रक। सजीव कोशिका का यह एक महत्वपूर्ण भाग है। याद रखो, क्वेश्चन बनता है सजीव कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, तो केंद्रक होता है। जैसे हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, दिमाग। दिमाग काम नहीं करेगा तो बेटा हमारा शरीर के जो अन्य हिस्से हैं वो भी काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सारा सिग्नल तो वही देते, कंट्रोल तो वही करते। ऐसे ही कोशिका को कंट्रोल कौन करता है बेटा, केंद्रक कंट्रोल करता है। ठीक है,
तो सामान्यतः यह गोलाकार होता है और कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देख सकते हैं। अभिरंजित मतलब कलर डालकर इसको हम और अच्छे से डिफाइन देख सकते हैं इसकी दीवारों को। ओके, क्योंकि क्या होगा, कलर डालने से जो थोड़ी सी डार्क थी वो और ज़्यादा डार्क हो जाएंगी, जो हल्की डार्क थी वो हमें अलग से हिस्सा दिखाई देगा। ठीक है, केंद्रक कोशिका द्रव्य में एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है। अब देखो बेटा, ये कोशिका थी, ये केंद्रक था। अब ये केंद्रक भी एक झिल्ली द्वारा ढका होता है जिसे हम केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। ये इसको कोशिका द्रव्य से अलग करता है। जैसे ये कोशिका झिल्ली दूसरी कोशिका से अलग करती है इस कोशिका को, ऐसे ही ये केंद्रक की झिल्ली इसको कोशिका द्रव्य से अलग करती है। ठीक है, और इसको हम केंद्रक झिल्ली या केंद्रक आवरण भी कहते हैं। यह झिल्ली भी सरंध्र होती है। अब देखो बेटा, इसमें भी क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। देखो ऐसे, इसमें भी ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जो क्या करते हैं, कौन सी चीज़ों को आना है अंदर इसके, कौन सी को नहीं जाना है, इस तरीके से इस पर नियंत्रण करते हैं। ठीक है, तथा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है। कौन? केंद्रक। कौन करता है? कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच के पदार्थों के आवागमन को कौन नियंत्रित करता है? केंद्रक झिल्ली। ठीक है, अब उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सी सघन संरचना दिखाई देती है। इसे हम केंद्रिका कहते हैं अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब एक और चीज़ देखो, कोशिका है, ये केंद्रक है, ये इसके चारों तरफ की केंद्रक झिल्ली है। अब इस केंद्रक के अंदर भी एक और छोटा सा होता है ऐसा, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस या केंद्रिका बोलते हैं। केंद्रक के अंदर भी एक छोटा सा केंद्रक होता है जिसको केंद्रिका बोलते हैं और न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसके अंदर क्या होते हैं, धागे नुमा, इस तरीके की धागे नुमा संरचना होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम या गुणसूत्र बोलते हैं। तुमने सुना होगा जीन या गुणसूत्र के जैसे कोई भी है। अब जो तुम हो बेटा, तुम अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हो, तो वो किस कारण से दिखते हो कि जो तुम्हारे पेरेंट्स के गुण थे वो तुम्हारे अंदर आए। तो वो किस तरीके से आए, वो इन गुणसूत्रों या क्रोमोसोम की हेल्प से ही आए हैं। और यह जीन के धारक होते हैं, यानी कि जो जीन होते हैं। ठीक है, जैसे किसी की कलर ब्लू है, उनके माँ बाप का कलर जो है आँखों का ब्लू था, तो उस बच्चे का भी हो गया। तो उस बच्चे का जो कलर ब्लू हुआ है, जो उस ब्लू कलर को करने वाला जीन था, वो कहाँ पर होता है, इन धागेनुमा संरचना पर अटैच होता है। जैसे ये धागेनुमा संरचना है, तो यहाँ पर ये जीन अटैच होते हैं। ठीक है, ये उस बच्चे में जाते हैं और फिर उसकी आँखों का कलर भी ऐसा हो जाता है, बाल का है तो बाल का, शरीर का है तो इस तरीके से। ठीक है, तथा आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। कौन करता है? ये क्रोमोसोम और गुणसूत्र किसको स्थानांतरित करते हैं? इन जीन को। ठीक है, या आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी में। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। अब जो ये गुणसूत्र है बेटा, ये बस कब दिखाई देते हैं? कोशिका विभाजन के समय। याद रखना, गुणसूत्र कब दिखाई देते हैं? कोशिका विभाजन के समय। जब ये कोशिका है बेटा, ये धीरे धीरे इस तरीके से विभाजित होती जाती है। ये बीच का जो केंद्रक है, ये भी क्या होता है, ऐसे धीरे धीरे विभाजित होती है। तो ये केंद्रक भी ऐसे ऐसे विभाजित होता है। अब केंद्रक विभाजित होता है तो ये वाला जो है, इसके कुछ गुणसूत्र इसमें भी जाते हैं, इस वाली में भी। फिर ये दो कोशिकाएं ऐसे अलग अलग बन जाती हैं। ये कोशिका विभाजित होती हैं ऐसे, उस समय पर हमें ये गुणसूत्र दिखाई देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा जीन के बारे में जान लेते कि जीन है क्या। जीन जो है सजीव में आनुवांशिक इकाई है, यानी कि जो सजीव हैं वो सजीव के जो गुण मिलेंगे उनकी आनुवांशिक, अपने माँ बाप से कैसे मिलेंगे, उनकी आनुवांशिक इकाई कौन है? जीन। ठीक है, आनुवांशिक इकाई है ये। कोशिका क्या थी? संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई थी, यानी कार्य करने, सजीव कार्य करते हैं। सजीव की संरचना कैसी है, वो कोशिका पर डिपेंड करती है। लेकिन अब जो सजीव हैं, ठीक है, उनके जो मतलब गुण हैं, ठीक है, आँखों का कलर, बालों का कलर, ये आनुवांशिक जो गुण है वो किस पर डिपेंड करते हैं? जीन पर। तो ये कैसी होगी? आनुवांशिक इकाई हो गई। ठीक है, यह जनक से संतति को आनुवांशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। ये क्या करते हैं कि जनक से कौन सी जो है गुण संतति में जानी चाहिए, उसका नियंत्रण कौन करते हैं? ये जीन करते हैं। और जीन कहाँ पर होते हैं? केंद्रक के अंदर होते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए होंगे। ठीक है, यदि आपके पिताजी की आंखें भूरी हैं तो संभव है कि आपकी आंखें भी भूरी हों। यदि आपकी माताजी के घुंघराले बाल है तो हो सकता है आपके बाल भी घुंघराले हों।
ठीक है, जिनको कह देते हैं कि जेनेटिक है ये चीज़ें, तो जेनेटिक मतलब ये जीन से होती हैं, परंतु जनक प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न भी हो सकते हैं। अब मानो तुम्हारी माता के जो है आंखों का कलर भूरा नहीं है, तुम्हारे पापा के आंखों का कलर भूरा है, लेकिन ये दोनों जब गुण आपस में मिलेंगे तो हो सकता है कोई तीसरा रंग बन जाए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल वैसा ही हो। ठीक है, कई बार हो भी सकता है और कई बार नहीं भी। अब यहाँ पर देखो, वंशानुगत अथवा आनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों को भी नियंत्रण करती है। अब जो ये वंशानुगत और आनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त जो केंद्रक क्या कार्य करता है, कोशिका के जो अलग अलग कार्य करने के वो होते हैं उनको भी नियंत्रण करता है। कौन? केंद्रक। केंद्रक ही क्या कर रहा था? जीन, कौन से जीन माता पिता से बच्चे में जाएंगे और कोशिका क्या क्या कार्य करेगी, उन सब पर नियंत्रण ये केंद्रक करता है। ठीक है, 1 मिनट। अब यहाँ पर देखो, सजीव कोशिका के समग्र संघटक को जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। अब देखो, सजीव कोशिका के समग्र संघटक को, समग्र मतलब कोशिका है, इस कोशिका के अंदर जो कुछ भी है वो सारा का सारा क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, तो हिंदी में भी बोल सकते हैं इसको ऐसे, प्रोटोप्लाज्म या फिर जीव द्रव्य। कैसे बेटा? देखो एक चीज़ समझना, ये कोशिक केंद्रक है और ये क्या है? ये बीच में 1 मिनट में दूसरा कलर ले लेती हूँ। ये क्या है बेटा? ये इतना हिस्सा जो केंद्रक के और कोशिका झिल्ली के बीच में है, ये सारा क्या है? कोशिका द्रव्य। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अब ये पूरा का पूरा केंद्रक भी और ये सारा, ठीक है, केंद्रक के अंदर का हिस्सा भी और ये कोशिका की झिल्ली के अंदर का पूरा हिस्सा, ये सारा क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है। ये ध्यान रखना है, कोशिका द्रव्य क्या होता है और जीव द्रव्य। जीव द्रव्य कोशिका के अंदर का पूरा भाग, समग्र भाग, लेकिन कोशिका द्रव्य केंद्रक को छोड़कर, केंद्रक और कोशिका के बीच वाले भाग को बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना बेटा मेरे से कमेंट बॉक्स में। ओके, अब इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। देखो, केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर भी कुछ द्रव्य होता है, जैसे इसके अंदर होता है ना कोशिका के यहाँ पर, ऐसे केंद्रक के अंदर, केंद्रक की झिल्ली के अंदर भी क्या होता है? कोशिका एक द्रव्य होता है जिसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो ये केंद्रिक द्रव्य और कोशिका द्रव्य, इन दोनों के मिलाने से जो बनता है उसको ही बोलते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, और ये कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। मतलब ये पूरा का पूरा कोशिका के अंदर का जो भी हिस्सा वो सब क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। ठीक है, जीवित पदार्थ। अब पहेली क्या जानना चाहती है? पहेली जानना चाहती है कि क्या पौधे, जंतु और जीवाणु की कोशिकाओं में केंद्रक की संरचना एक समान होती है? तो बेटा देखो, पहेली जानना चाहती है कि पौधे और जंतु और जीवाणु की कोशिकाओं में केंद्रक की संरचना एक समान होती है। तो बेटा कुछ कुछ एक समान होती है और कुछ कुछ अलग होती है। देखो, जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिक जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता है। ठीक है, कैसे? जीवाणु कोशिका का जो केंद्रक होता है वो बहुकोशिक जीव, यानी कि जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, उनके जैसा संगठित नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब आपको एक बात देखो, क्या है, आप एक क्लासरूम में बैठे हो, अगर आप एक क्लासरूम में तुम सिर्फ अकेले बैठे हो तो तुम्हारा सामान चाहे इस कोने में पढ़ाओ, इसमें पढ़ाओ, इसमें पढ़ाओ, इसमें, तुम्हारा ही है वो। ठीक है, लेकिन अगर एक क्लास में 2 या 4 बच्चे बैठे तो बेटा क्या करोगे? तुम अपना एक हिस्सा डिसाइड कर लोगे कि इस डेस्क पर मेरा सामान होगा, पिछले वाला कहेगा इस इतने डेस्क पर मेरा होगा। तो सब ने क्या कर दिया? आपने एक सीमा निर्धारित कर दी, बाउंड्री बना दी अपनी कि यहाँ तक मेरा सामान है। तो ऐसे ही बहुकोशिक में क्या होंगी? बहुत सारी कोशिकाएं, तो सभी अपना अपना क्या कर लेंगी? बाउंड्री बना लेंगी। ठीक है, तो उनका क्या होगा? एक तरीके से उनको सुसंगठित होता है, सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है। लेकिन जीवाणु कोशिका में क्या होता है? जीवाणु कोशिका में सिर्फ केंद्रक जो होता है वो सुसंगठित नहीं होता, मतलब ऐसे इधर उधर कहीं तक भी फैला होता है, कोई निश्चित उसका आकार नहीं होता है। ठीक है, इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके बाहर तो केंद्रक झिल्ली थी, बहुकोशिक जीवों के क्या थी? केंद्रक झिल्ली थी, यानी कि एक उन्होंने सीमा निर्धारित कर ली थी, अपनी एक बाउंड्री थी उनके चारों तरफ केंद्रक के। लेकिन जो जीवाणु होते हैं उनके चारों तरफ क्या है? ये बाउंड्री नहीं होती है। ठीक है, उनके चारों तरफ जो है ये बाउंड्री नहीं बनती उनके केंद्रक। जैसे एक केंद्रक है, उनका केंद्रक कुछ इस तरीके का होता है, ये कोशिका थी, ये केंद्रक था, तो इसके चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं थी, तो उसका आकार कहीं तक भी फैल सकता है जहाँ तक उसका मन करे। मिक्स होता है कोशिका द्रव्य में और केंद्रक में, कोई भी डिफरेंस नहीं होता, अंतर नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है,
केंद्रक झिल्ली के बिना होता है उनको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। 2 तरीके की कोशिकाएं बनेंगी यहाँ पर, किसके आधार पर, उनकी केंद्रक झिल्ली के आधार पर। जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती वो प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीवों को प्रोकैरियोटस, और जीवों को प्रोकैरियोटस बोला जाता है, कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका बोला जाता है। जीवाणु और नीले हरे शैवाल उसके उदाहरण हैं। ऐसा किस जीव में पाया जाता है, जीवाणु और नीले हरे शैवाल के अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं होती, इसलिए प्रोकैरियोटस कहलाएंगे और प्रोकैरियोटिक कोशिका इनके अंदर होती है। ठीक है। अब प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं जैसी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, तो ये किसके अंदर आ जाएंगे, यूकैरियोटिक कोशिका। गाल की झिल्ली किसकी होती है बेटा, इंसानों की होती है। ठीक है। तो हम अपने आप को किससे डिनोट करते हैं, मतलब आपस में बातें करने के लिए यू का इस्तेमाल करते हैं, तुम, यू इंग्लिश में। तो आप ऐसे समझ लो, यू का मतलब क्या है, जो मानव, यानी कि मानव क्या होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। तो ऐसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं उनके अंदर केंद्रक झिल्ली होती है और उनको यूकैरियोटिक कोशिका बोला जाता है, और ऐसे जीवों को यूकैरियोटस कहते हैं। ठीक है। तो ये हमने जाना। उसके बाद बेटा जो हमारा यहाँ पर ये इतना हिस्सा बच गया है, चलो इसको भी कर ही लेते हैं। इसमें प्याज की झिल्ली की कोशिका का प्रेक्षण करते समय क्या आप अपने कोशिका द्रव्य के बीच खाली अथवा दिखने वाली संरचनाओं पर ध्यान दिया है। अब देखो बेटा यहाँ क्या बोला गया है, 1 मिनट, देखो क्या बोला है कि कोशिका द्रव्य होता है जो और केंद्रक होता है, उसके बीच में एक खाली स्थान होता है, वो ऐसे कुछ बना होता है उसमें। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, रिक्तिका। ठीक है। क्या बोलते हैं, रिक्तिका। कैसे पहचानोगे, ये देखो हमने अभी पढ़ी थी 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ये बेटा जिसमें ग्रीन कलर पाता है वो पौधों में पाई जाएगी, क्योंकि ये क्लोरोफिल होता है ग्रीन। और जो दूसरा है ये जंतु कोशिका होगी। ठीक है। अब तुम यहाँ पर देखो, ये इतनी बड़ी जो खाली स्थान तुम देख रहे हो ये क्या है, रिक्तिका बोलते हैं इसको। और ये जीव जंतु कोशिका के अंदर भी है, लेकिन जंतु कोशिका के अंदर ये छोटी छोटी और बहुत सारी होती है संख्या में, लेकिन पौधों में ये एक होती है और बहुत बड़ी होती है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इन्हें रिक्तिका कहते हैं। यह मात्र एक बड़ी हो सकती है, एक हो सकती है और बहुत बड़ी हो सकती है, जैसे कि प्याज की झिल्ली की कोशिका में दिखाई देती है। गाल कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। अब देखो गाल वाली ये जो कोशिका थी इसमें अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं तुमने देखी होंगी, ये वाइट वाइट दिख रही हैं। बड़ी रिक्तिकाएं आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में ही पाई जाती हैं, जंतुओं में ये बहुत छोटी पाई जाती है। डिफरेंस है रिक्तिकाओं में पौधों की और जंतुओं की। ठीक है। अब ट्रांडेस्किया पत्ती की कोशिकाओं में आपने अनेक छोटी रंगीन संरचनाएं देखी होंगी। वे पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में छितरी रहती हैं, इन्हें प्लेस्टिड कहते हैं। अब देखो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं बेटा कि 1 मिनट, ये बोल रहे हैं कि जो हमारी ये पत्ती थी, कौन से वाली थी, ट्राडेस्केंसिया, जो ये पौधा था इसकी जो पत्ती थी उसकी कोशिका को जब हमने देखा तो उसमें ये छोटे छोटे ग्रीन कलर के हमें इस तरीके की संरचनाएं दिखाई दी, रंगीन। ये क्या है, इनको हम हरित लवक बोलते हैं और प्लेस्टिड बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं, हरित लवक और प्लेस्टिड बोलते हैं। ये विभिन्न रंगों के होते हैं, ये हरे भी हो सकते हैं, ये ऐसे ब्राउन ब्राउन कलर के अलग अलग रंग के हो सकते हैं। उनमें से कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है जो क्लोरोफिल कहते हैं। अब जो हरे वाली दिख रही है इनके अंदर हरे रंग का वर्णक होता है क्लोरोफिल। ठीक है। उसके बाद हरे रंग जो है बेटा, हरे रंग के प्लेस्टिड को क्लोरोप्लास्ट और हरित लवक कहते हैं। ठीक है। क्या कहोगे, जो हरे रंग वाली प्लेस्टिड थी, देखो अब ध्यान दो, 1 मिनट, प्लेस्टिड है, प्लेस्टिड जो है 3 प्रकार की होती है, उसमें से एक है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, हरा रंग होता है, क्लोरोफिल होती है ना, तो क्लोरोफिल से ही वो बना क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। जो ये वाला प्लास्टिड होता है या प्लेस्टिड होता है उसको हरित लवक भी बोलते हैं और क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। दूसरी क्रोमोप्लास्ट होती है और ल्यूकोप्लास्ट होती है, ये हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे बेटा, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ठीक है। ये पत्तियों को हरा रंग प्रदान करती है, कौन, क्लोरोप्लास्ट और हरित लवक। बाकी वाली जो फलों को और रंग बिरंगी पत्तियों को रंग प्रदान करती हैं। आपको याद होगा कि पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होती है, जरूरी होती है।
लास्ट टॉपिक है बेटा पादप एवं जंतु कोशिकाओं की तुलना। यदि आप पिछले क्रियाकलाप 8.3 8.4 को याद करें तो उसके आधार पर आप पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका की संरचना की तुलना कर सकते हैं। 8.7 ए और बी को ध्यानपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। पादप और जंतु कोशिकाओं की समानताओं और अंतर को सूचीबद्ध करें और सारणी 8.1 में केवल कुछ ही लक्षणों का उल्लेख किया गया है, आप और भी लक्षण लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, वन छोटा कर लेती हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखो बेटा, ये पादप कोशिका, ये जंतु कोशिका। अब जो पादप कोशिका है, कोशिका के भाग के द्वारा देखते हैं। जो कोशिका झिल्ली है वो पादप कोशिका में होती है और इसमें भी होती है। कोशिका भित्ति सिर्फ इसमें होती है और इसमें नहीं होती। अब जो केंद्रक है बेटा वो इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। केंद्रक झिल्ली बेटा किसके अंदर होती है? इसके अंदर होती है और इसके अंदर नहीं होती। ठीक है, कोशिका द्रव्य इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। ओके, सॉरी बेटा, केंद्रक झिल्ली इसमें भी होती है। ठीक है, कुछ के अंदर होती है और कुछ में नहीं होती है, क्योंकि जीवाणु जो होते वो भी जंतु में आते हैं लेकिन उनके अंदर नहीं होती है। फिर ऐसे हरे शैवाल हैं, जो हरे शैवाल पौधों के अंदर आएंगे बेटा लेकिन उनके अंदर भी नहीं होती। तो ये एक्सेप्शनल हो गया केंद्रक झिल्ली वाला केस। फिर प्लास्टिड बेटा सिर्फ इसमें होता है, इसमें नहीं होता। ठीक है, फिर रिक्तिकाएँ दोनों के अंदर होती हैं। तो ये हमने पता डिफरेंस बता दिया बेटा देखकर। ठीक है, ये आपका जो था 8th चैप्टर था और मैंने आपको सारा अच्छे से समझा दिया है बेटा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इस वीडियो में बेटा इतने। अपना नेक्स्ट जो चैप्टर होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कौन सा स्टार्ट करना चाहते हो, वो हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से करा दूँगी जो भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।